हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ माओ जेडोंग के टॉपिक पे आया हूँ। इनके राजनीतिक विचारों के बारे में हम लोग देखेंगे आज। जितने भी स्टूडेंट्स नोट्स लिखते हो वो कृपया करके नोट्स लिखा करो। नोट्स लिखने से बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर होती हैं, ठीक है। और 2-3 बार वीडियो सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैं अभी जो है सो माओ के रिलेटेड नोट्स के बारे में बात करूँगा। नोट्स को मैं बोलते चला जाऊँगा और लास्ट में मैं यूजीसी नेट में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि बहुत कुछ समझने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा 2-4 बार वीडियोस देख लोगे तो। जैसे कि माओ जेडोंग यानी कि माओ से तुंग चाइना के हैं ये। 1893 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन जो है वो आपका 1976 में हुआ, ठीक है। ये जो है सो वहाँ भगवान की तरह पूजे जाते हैं चाइना में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माओ त्से तुंग आधुनिक चीन का निर्माता माना जाता है। उसके जीवन काल में ही उसे ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। ऐसे महान दार्शनिक का जन्म मध्य चीन के हुनान प्रांत के शिओशांग ग्राम में 26 दिसंबर 1893 में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता माओशून एक अच्छे किसान थे जो कर्जदारों से मुक्ति पाने के लिए सेना में भर्ती हो गए। उनके पिता का स्वभाव कठोर था, लेकिन माता वेनपी मई ममता और दया की मूर्ति थी, जिसका प्रभाव माओ पर अधिक पड़ा। वीडियोस को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत से नोट्स जो है सो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। माओ बचपन से ही अपने धुन के पक्के थे। 1907 में ही उसकी पहली शादी 4 वर्ष बड़ी लड़की से हुई, लेकिन यह विवाह सफल नहीं रहा और अंत में विवाह विच्छेद हुआ। इट मीन्स विवाह जो है सो टूट गया। 1912 में उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आगे चलकर उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और 1918 में उन्होंने हुनान में एक साम्यवादी संगठन की स्थापना की, ठीक है। और यहीं से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। 1918 से जब वो साम्यवादी संगठन की स्थापना करते हैं तब से। डॉक्टर शन यत सेन के निधन पर 1925 में च्वांग काई शोक ने कॉमिंटन का उसने नेतृत्व संभाला, ठीक है। डॉक्टर शन यत सेन जो थे वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इनको जो है सो फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। इनको जो है सो फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से चाइना में जो है वो आपके डॉक्टर शन यत सेन हैं। और इनका निधन 1925 में हुआ था। उसके बाद च्वांग काई शोक जो थे वो कॉमिंटन का नेतृत्व संभाला। कॉमिंटन जो है वो यहाँ पर पार्टी का नाम है, ठीक है, पार्टी का नाम है। माओ को च्वांग काई शोक से कड़ी मुकाबला करनी पड़ी। उसने छापामार युद्ध के द्वारा उसने पराजित कर जनवरी 1949 में पेकिंग पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, ठीक है। आपका जैसा कि माओ जो थे वो साम्यवाद के प्रणेता थे, साम्यवाद को वो जो है सो बढ़ाना चाहते थे। तो पेकिंग जो शहर था उस पर आपका साम्यवादियों का अधिकार हो गया इन लोगों को हटा करके।
अक्टूबर 1949 में माओ ने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की और घोषणा की। माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष बना और अपने जीवन पर्यंत तक उस पद पर बना रहा। ठीक है, मतलब ये जो है सो इस पार्टी का जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी का, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था, उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष बना और उसके बाद जीवन तक जो है सो वो उस पद पर बना रहा। 1966 में महान सांस्कृतिक क्रांति माओ की एक बहुत बड़ी देन है। माओ का निधन सितंबर 1976 में हुआ। ठीक है, 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जो 1966 में महान सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, ठीक है, कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो किस कंट्री की देन है। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कल्चरल रिवॉल्यूशन जब भी बात होगी तो वो आपका चाइना बात होगा और माओ को हम लोग दिमाग में रखेंगे। ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। माओ के राजनीतिक विचारों को देखते हैं। चीन की साम्यवादी विचारधारा के सूत्रधार और चीनी साम्यवादी दल के कर्णधार माओ ने मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों की चीन की परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया। ठीक है, मेनली जो है सो माओ या माओइज्म क्या है? माओइज्म जो है वो आपका मार्क्सिज्म और आपका लेनिनिज्म, ठीक है, ये दोनों का जो है सो चीनी रूपांतरण है। मतलब चीन में जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, जिस तरीके का वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, उसी आधार पर जो है सो इन दोनों के विचारों को जो है सो समेट कर कहिए या फिर तोड़ कर कहिए, एक नई जो है सो विचारधारा को बनाया गया, इन दोनों के विचारधाराओं को समावेश करके। ठीक है, माओ की पूर्ण आस्था मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों में थी, लेकिन उसने उस सिद्धांतों को चीनी परिस्थितियों में संशोधित कर ढालने की कोशिश की। आधुनिक चीन का निर्माता मुख्यतः 4 विचारधाराओं से हुआ था। पहला मार्क्सवाद, दूसरा लेनिनवाद, तीसरा स्टालिनवाद और चौथा माओवाद। ठीक है, ये 4 जो है सो याद रखिएगा, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद और चौथा माओवाद। अगर हम लोग मार्क्सवाद की बात करें, मार्क्सिज्म की बात करें, तो मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म ये कहता है कि वर्गहीन समाज पूंजीपतियों और मजदूर वर्गों के बीच संघर्ष की जांच करता है। ठीक है, ये मार्क्सिज्म है। लेनिनिज्म क्या है? लेनिनिज्म मेनली जो है सो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे संगठित किया जाए, सर्वहारा वर्ग की इसमें जो है सो तानाशाही होती है। ठीक है, इस लेनिनिज्म में, और कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे संगठित किया जाए इस बारे में लेनिनिज्म जो है वो आपका ये करता है। जैसे माओइज्म में है ना कि कैसे लोगों को संगठित किया जाए। ठीक है, उसके बाद स्टालिनिज्म में क्या था? स्टालिनवाद में था कि साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए जोसेफ स्टालिन द्वारा अपनाई गई ये व्यवस्था थी। ठीक है, जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है सो अपनाई गई ये व्यवस्था थी। किस लिए? तो साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए, कि पूरा समाज जो है वो साम्यवाद के आधार पर चले। ठीक है, उसके बाद माओइज्म क्या है? माओइज्म को मेनली जो है सो हम लोग एक रूप में जाने कि ये जो है सो मार्क्सिज्म और आपका लेनिनिज्म का जो है सो तत्व है, दोनों से मिलकर बना। लेकिन माओइज्म को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसे कृषि समाजवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कृषि समाजवाद के रूप में जानी गई नीतियां जाती हैं। ठीक है, कि आप जो है सो कृषि समाजवाद कि यहाँ पर जो है सो पूरा का पूरा जो है सो जन युद्ध की बात की गई है। मतलब कि हर तबके के लोग, मेनली जो है सो इनके फादर किसान थे, तो ये भी जो है सो कृषि के आधार पर बात करने लगे कि कृषि समाजवाद होना चाहिए, कि कोई भी काम में जो है सो नीचे तबके के लोग भी जो है वो उसमें जो है सो भाग लें और उसमें जो है सो आगे बढ़ें।
ठीक है। इन चारों विचारधाराओं में माओवाद की भूमिका अधिक रही है। माओवाद चीन की परिस्थितियों के अनुकूल है। माओ ने अपने मनचाहे ढंग से मार्क्सवाद लेनिनवाद को प्रतिपादित किया और उसे चीन में ऐसी व्यवहारिक दशा प्रदान की जिससे न केवल पूंजीवादी विश्व को बल्कि स्वयं साम्यवादी जगत को खतरा पैदा हो गया है। उसे वर्तमान शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति और मार्क्सवाद लेनिनवाद का सर्वोत्तम प्रवक्ता माना जाता है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा और कि माओइज्म किसको बोलते हैं। ठीक है। माओ के राजनीतिक विचारों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। एग्जामिनेशंस में पॉइंट को कभी नहीं मिस कीजिएगा, पॉइंट जो है सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट आपका स्थायी क्रांति में विश्वास। माओ स्थायी क्रांति में विश्वास रखता था। मार्क्स या लेनिन के अनुसार साम्यवादी राज्य की स्थापना के बाद क्रांति का सिलसिला समाप्त हो जाता है। ठीक है। आपका साम्यवादी राज्य की स्थापना के बाद मार्क्स और लेनिन क्या बोलते हैं कि जब साम्यवादी राज्य की स्थापना हो जाती है तो आपका युद्ध जो है, जो क्रांति हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, वो जो है सो समाप्त हो जाता है। लेकिन माओ ने कहा कि क्रांति स्थायी होती है। समाज में निरंतर परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की हमेशा जरूरत होता है। माओ का विश्वास मुख्यतः एक ऐसे क्रांति में है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जाए। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो है सो कृषि पर ज़्यादा फोकस किए हैं, गरीबों पर ज़्यादा फोकस किए, लोगों को, जनता को, हर एक जनता को जो है सो आपका रिवॉल्यूशन से जोड़ने का बात की है कि आपको अगर परिवर्तन चाहिए तो आपको जो है सो रिवॉल्यूशन करना होगा, आपको क्रांति करना होगा। और इसमें सारे लोगों का योगदान जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई रिवॉल्यूशन जो है वो सार्थक नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ठीक है। तो माओ का विश्वास मुख्यतः एक ऐसे क्रांति में है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जाए। इसी के माध्यम से क्रांति को स्थायी रूप दिया जा सकता है। इसी पर चलकर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर विरोधों तथा नेताओं और जनता के बीच अंतर विरोधों को गिराया जा सकता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है सो परमानेंट रिवॉल्यूशन की बात जो है सो आपका माओ करते थे। नेक्स्ट आपका है लोकयुद्ध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पीपल वार। माओ ने लोकयुद्ध पर विशेष जोर दिया। इसी लोक युद्ध के द्वारा उसने च्वांग काई शेक को पराजित किया। उसने राष्ट्रवादी क्रांति और लोकतांत्रिक क्रांति को एक रूप दिया। राष्ट्रवादी क्रांति साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ रही थी, दूसरी ओर लोकतांत्रिक क्रांति का विरोध साम्राज्यवादी जमींदारों से था। ठीक है। उसने कहा कि साम्राज्यवाद और जमींदारों दोनों का अंत होने पर ही साम्यवादी राज्य की स्थापना संभव है और लोक युद्ध से ही संभव है। ठीक है। जब तक लोग जो है सो जमींदार के व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली टैक्स देने वाले तो वही लोग थे, उन्हीं लोग से जमींदार लोग जो है सो खेती भी करवाते थे और उनसे जो है सो मनचाहा टैक्स भी लेते थे। तो ये जो जमींदारी व्यवस्था है इसके खिलाफ थे माओ, इसको दिमाग में रख रखिएगा। और साम्राज्यवाद के भी खिलाफ थे माओ, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार लोक युद्ध की कल्पना मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में एक नई कल्पना है जिसके विकास का श्रेय माओ त्से तुंग का है। माओ ने हथियारों से अधिक महत्व जनता को दिया। उसके शब्दों में युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णायक मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वस्तुओं के द्वारा नहीं। ठीक है। इसी कारण माओ ने अधिक से अधिक व्यापक जन आधार पर लोकयुद्ध की कल्पना की। उसने इस बात का कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है। उसने इस बात का प्रयत्न किया कि सभी आंदोलनों में देश के अधिक से अधिक लोगों का हाथ रहना चाहिए, तभी आंदोलन सफल रह सकता है। इस प्रकार उसने लोक युद्ध को अधिक महत्व दिया। ठीक है। तो माओ को ऐसे ही जो है सो आपका राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं वो बन गए, जिनको जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उन्हें
हर लोग पढ़ते हैं, हर लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। वो एक एक व्यक्ति को चाहते थे कि कोई भी रिवॉल्यूशन हो रहा है तो एक एक व्यक्ति उसका पार्ट हो, चाहे वो गरीब से गरीब ही क्यों ना हो। ठीक है। थर्ड आपका है किसानों का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द फार्मर। माओवाद की सबसे बड़ी देन यह मानी जाती है कि उसने क्रांति के नेतृत्व में किसानों को भी सम्मिलित किया। यद्यपि रूसी क्रांति, जैसा कि रूसी क्रांति आप लोगों को पता है कि 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में आपका रूसी क्रांति हुआ था, में भी किसान सम्मिलित थे, लेकिन नेतृत्व केवल मजदूरों के हाथ में था। माओवाद में यह कहा गया कि निर्धन किसानों का नेतृत्व अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना कोई वास्तविक क्रांति नहीं हो सकती। उसके दृष्टि में किसानों के अपमान का अर्थ है क्रांति पर प्रहार। चीन एक कृषि प्रधान देश है, अतः किसानों के नेतृत्व को स्वीकार करके माओ ने चीन की परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किया है। ठीक है, जैसा कि भारत में भी कहा जाता है कि भारत भी जो है एक आपका कृषि प्रधान देश है, उसी तरह चाइना भी जो था वो कृषि प्रधान देश था। और अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको मेजॉरिटी के हित में बात करनी होगी। ठीक है, मेजॉरिटी के हित में बात करोगे तो मेजॉरिटी को लगेगा कि आप उनके साथ हो और आप जो है सो पॉपुलर होगे। ठीक है, जैसा कि एक लेखक ने कहा है, चीन में साम्यवादी क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि माओ ने उसका आधार मजदूरों से अधिक किसानों के राजनीतिक संगठन को बनाया। यूं तो सभी मार्क्सवादियों ने किसानों को एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शक्ति माना है, लेकिन माओ से पहले किसी ने यह कहने का साहस नहीं किया था कि किसान साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता बन सकते हैं। माओ ने उसे व्यवहारिक रूप दिया। इसको दिमाग में रखिएगा कि साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता किसान, माओ के द्वारा। माओ का विश्वास था कि देहाती को आधार बनाकर ही एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया जा सकता था। इस प्रकार उसने मजदूरों के स्थान पर किसान के नेतृत्व पर अधिक बल दिया, जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद से भिन्न सिद्ध हुआ। फोर्थ आपका पॉइंट है क्रांति में जनसाधारण का योगदान, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपुल इन रिवॉल्यूशन। मार्क्स और लेनिन ने क्रांति को सफल बनाने के लिए जनसाधारण के योगदान पर थोड़ा सा जोर दिया था, लेकिन माओ ने उनकी तुलना में अधिक जोर दिया। माओ का कहना है कि क्रांति की सफलता जनसाधारण के सहयोग पर निर्भर करती है। किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लेनिन की मान्यता तो यह थी कि सामाजिक परिवर्तन लाने में साम्यवादी दल के सदस्यों में संगठन की क्षमता और उनका तकनीकी ज्ञान सबसे अधिक उपयोगी होता है, लेकिन माओ का जनसाधारण के उत्साह और उनकी सृजनशीलता में बहुत विश्वास था। उसका कहना था कि जनसाधारण का सच्चा नेतृत्व जनसाधारण के द्वारा ही हो सकता है। माओ के शब्दों में, जनसाधारण के विचारों को समझो, उन्हें एक व्यवस्थित रूप में ढालो, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करो, तब उन विचारों को लेकर जनसाधारण के पास जाओ और तब उनका प्रचार करते रहो जब तक कि जनसाधारण उन्हें स्वयं अपना विचार मानकर स्वीकार न कर ले। उसके बाद उन पर दृढ़ता से जमे रहो और उन्हें कार्य रूप में परिणित करो। ठीक है, इस तरीके से माओ ने इस चीज को ये किया है। मैंने बहुत सारे कोटेशंस डाले हैं, आप लोग एग्जामिनेशंस में कोटेशंस जरूर लिखा करो। कोटेशंस के द्वारा जो है सो किसी भी चीज का वैलिडेशन होता है। माओ आगे कहते हैं कि जब तक देश की जनता जागरूक होकर क्रांति में भाग लेने के लिए तत्पर नहीं हो जाती, तब तक वे सभी काम जिनमें उनका भाग लेना आवश्यक है खोखली औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएंगे और उनका अंत असफलता में होगा। नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट है माओवाद सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी। माओवाद
पूंजीवाद के 100 पर साम्यवाद का महल खड़ा करना चाहता है। उसका कहना है कि 2 महायुद्धों के द्वारा पूंजीवाद जागृत हो चुका है। टू वर्ल्ड वार हुए हैं और 2 वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड जो है आपका मेनली जो है सो कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी को अपनाई। तीसरे महायुद्ध में वह समाप्त हो जाएगा। ये माओ का कहना था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये जो कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी है, कैपिटलिस्ट जो हुए हैं, ये जो है सो खत्म हो जाएंगे। साम्यवादियों को चाहिए कि पूंजीवादी देशों में क्रांतियां, युद्ध और संघर्षों को भड़काएं, तभी सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माओवाद शक्ति का दर्शन है। माओ शक्ति दर्शन का पोषक है। राजनीतिक शक्ति के संपूर्ण प्रयोग से मनुष्य के हृदय परिवर्तन कर सभी सामाजिक शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। माओ का शक्तिवादी विचार मार्क्स के उस मौलिक धारणा के प्रतिकूल था कि आर्थिक परिस्थितियां मानव विचारों और संस्थाओं का निर्माण करती है। माओ का कहना था कि विचारों से समाज का निर्माण होता है और विचारों के बाद सैनिक शक्ति का महत्व है। सैनिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक व्यक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है और बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। ये बहुत फेमस कोट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये किसने बोला है। ठीक है, ये आप एकदम दिमाग में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लोकतंत्रात्मक अधिनायकवाद में विश्वास। माओवाद दल अधिनायकवाद के स्थान पर लोकतंत्रात्मक अधिनायकवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता था। यह भी जो है सो आप दिमाग में रखिएगा, लोकतंत्रात्मक अधिनायकवाद। माओवाद लोकतंत्रात्मक तो इसलिए है कि यह जनता के हितों की पूर्ति के लिए शासन करता है, और अधिनायकवादी इसलिए है कि यह क्रांति विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, अधिनायकवाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिनायकवाद क्या कहता है, अधिनायकवाद में मेनली कोई एक व्यक्ति ताकत के बल पर शासन करता है, कोई एक व्यक्ति शासन करता है। तो अगर जो है सो क्रांति विरोधी शक्तियों के द्वारा हो रहा है तो उसका दमन करने के लिए वो निरंकुश बन जाएगा। समझ में आ रही बात? और यहां पर जनता के हितों की पूर्ति करेगा, इसलिए लोकतंत्रात्मक इसको कहा गया। तो लोकतंत्रात्मक अधिनायकवाद हुआ ये। माओवाद उदारवाद और अस्तित्ववाद में विश्वास नहीं रखता है। माओ के दर्शन में प्रतिक्रियावादियों और गैर साम्यवादियों के प्रति उदारता के लिए कोई स्थान नहीं है। 8वां आपका पॉइंट है माओवाद व्यक्ति पूजा में विश्वास रखता है। लेनिन ने यह स्वीकार किया था कि दल के उच्च सिद्धांतों का प्रतिपादन केवल उच्च स्तर के व्यक्ति ही कर सकते हैं, किंतु उसने व्यक्ति की पूजा की बात कभी नहीं की। लेकिन माओ ने एक ओर तो सैकड़ों फूलों के एक साथ खिलने की बात कही और दूसरी ओर अपने कठोर अधिनायकवाद की इस प्रकार स्थापना की कि चीन में माओ सबसे बड़ा देवता अर्थात भगवान बन गया। चीन में माओ की तानाशाही उसकी अंतिम सांस तक बनी रही। दूसरी ओर रूस में व्यक्ति पूजा के स्थान पर दल पूजा सर्वोपरि रहा। नौवां पॉइंट है संघर्ष वार्ता और संघर्ष पद्धति। माओ ने समाजवादी क्रांति के लिए एक नई पद्धति को जन्म दिया, जिसे संक्षेप में संघर्ष वार्ता और संघर्ष की पद्धति कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम विरोधी पर आक्रमण कर उसे इतना निर्बल बना देना चाहिए कि वह लड़ने की बात छोड़कर टेबल पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिनों तक समझौता वार्ता चलनी चाहिए, लेकिन समझौते की शर्तें ऐसी रखी
जानी चाहिए कि शत्रु ने स्वीकार करने को तत्पर ना हो और फिर उस पर शांति भंग का आरोप लगाकर शत्रु पर पुनः भयंकर आक्रमण कर उसके प्रदेशों को ले लेना चाहिए। यही चीज जो है सो आपका चाइना हमेशा से करते आ रहा है। जैसे कि इंडिया और चाइना रिलेशन में भी देख लीजिए, आपका कितने बार जो है सो वार्ताएं हुई लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। तो इसमें क्या करता है कि सर्वप्रथम विरोधी पर आक्रमण कर उसे इतना निर्बल बना देना चाहिए कि वह लड़ने की बात छोड़कर टेबल पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, कि वो लड़ने के लिए नहीं आए, वॉर नहीं करे, वो टेबल पर बैठ करके बात करे। और टेबल पर जब बात करने के लिए वो आए तो ऐसी ऐसी शर्तें रखनी चाहिए कि वो जो विरोधी है वो कभी भी ये नहीं हो, ठीक है, उसको मानने के लिए रेडी नहीं हो। और जब मानने के लिए रेडी नहीं होगा तो शांति भंग का उसी पर आरोप लगा देना चाहिए और आरोप लगा करके आक्रमण करके उसके पूरे प्रदेशों को अपने अधीन ले लेना चाहिए। चाइना हमेशा से ऐसा ही करते आया है। लोग भी ऐसे ही करते हैं कि दूसरे पर आरोप खुद गलती करते हैं और उसके बाद दूसरे पर आरोप लगा करके उन्हें इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि दूसरों की गलती है, उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, संक्षेप में पहले लड़ो, फिर निर्बल बनाकर बातचीत करो और तब वार्ता भंग कर पुनः लड़ो और अधिकार जमा लो। ठीक है, संक्षेप में आपका ये कोटेशन आप दिमाग में रखिए, ये कोटेशन लिखिएगा, बहुत अच्छा कोटेशन है। 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट कहता है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। माओवाद की सबसे बड़ी देन सांस्कृतिक क्रांति है जिसे 1965 और 1966 में चीन में लागू किया गया। इसके माध्यम से माओ ने वास्तव में साम्यवादी दल के महत्व और क्रांति के उस संगठनात्मक ढांचे को जिसकी व्याख्या मार्क्सवाद लेनिनवाद के संदर्भ में की गई थी, चुनौती दी। माओ ने इस आंदोलन के द्वारा साम्यवादी दल बनाम जनता का प्रश्न खड़ा किया। उसने दल के महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न किया जो साम्यवादी आंदोलन के इतिहास में एक नया कदम था। हमेशा से दल के महत्व को हमेशा से चाइना में बढ़ाया गया है। ठीक है, ये माओ का कंसेप्ट था। जैसे जो आपका लेनिन के में हम बताए थे ना कि कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे एक रखें, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे संगठित किया जाए, इस पर उन्होंने जोर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है सो आपका किया गया कि हमेशा पार्टी को जो है सो बढ़ाने का काम किया गया। माओ ने चीन में दल को कभी भी सर्वोपरि स्थान नहीं दिया। उस पर अंकुश रखने के लिए उसने बहुत सारे आंदोलन चलाए। उसका कथन था कि दल के सदस्यों को जनसाधारण के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है। दलीय संगठन को जनता के निरीक्षण में कम करना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन में साम्यवादी दल उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना कि रूस में। चीन में साम्यवादी दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया। सांस्कृतिक क्रांति के बाद इस सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयास किया गया कि माओ ने नेतृत्व में संगठित जनता ही समस्त राजनीतिक अधिकारों का मुख्य आधार है। इस प्रकार सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा चीन में दल के महत्व को कम किया गया और जनता के महत्व को बढ़ाया गया। 11 पॉइंट है माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद एका चीनीकरण। माओ के मस्तिष्क पर मार्क्सवाद और लेनिनवाद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह मूल रूप से मार्क्सवादी है, लेकिन उसने मार्क्सवाद को चीनी परिस्थितियों के संदर्भ में संशोधन कर अपनाया जो आगे चलकर माओवाद का रूप ले लिया। उसने लोकयुद्ध, जनसाधारण, स्थायी क्रांति और व्यक्ति पूजा जैसे सिद्धांतों को जन्म दिया। ठीक है, जैसा कि यहां पर मैंने बताया था, दल को जो है सो आपका
दल को जो है सो लेनिनिज्म में जो है सो आपका बताया गया कि लेनिनिज्म में जो है सो आपका कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे संगठित किया जाए, इस पर बात किया गया था। दल को महत्व को बढ़ाया गया, लेकिन चीन में जो है वो आपका पहले तो दल को महत्व दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो अब सांस्कृतिक क्रांति आपका 1965-66 में हुआ, तब आपके दल के महत्व को जो है सो आपका कम किया गया और कम करके आपका जनता के महत्व को ज्यादा किया गया। ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था उस समय। माओ ने स्वयं लिखा है कि यदि कोई चीनी साम्यवादी चीन की महान जनता का एक अंग होते हुए भी उस जनता का जिसके साथ उसका हाड़ मांस और रक्त का संबंध है, यदि चीन की विशेष परिस्थितियों से अलग हटकर मार्क्सवाद की चर्चा करता है, तो उसका यह मार्क्सवाद वास्तविक मार्क्सवाद न होते हुए एक खोखली कल्पना मात्र है। नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। उपयुक्त माओ के राजनीतिक विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उसने चीनी संदर्भ में मार्क्सवाद को माओवाद के साथ लागू किया। इसलिए कहा गया है कि माओ ने मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीनी संस्करण प्रस्तुत किया और सोते हुए चीन को जागृत कर विश्व शक्ति के रूप में परिणत कर दिखाया। इसलिए उसे आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। माओ क्रांति दृष्टि और क्रांतिकारी किसान थे। आधुनिक युग के समस्त क्रांतिकारियों, प्रशंसकों और राजनीतिज्ञों के समूह में माओ की संभवतः एकमात्र ऐसा व्यक्ति सिद्ध हुआ जो एक विशाल परंपरावादी समाज में जीतेगी, अपने सपनों को तथा सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दे सके। माओ ने क्रांति, युद्ध और विस्तारवाद की बात कही है, जो आज के प्रजातांत्रिक और आणविक युग में घातक सिद्ध होगा। उसने हिटलर तथा मुसोलिनी की तरह युद्ध और शक्ति का गति गाया है, जो मानवता के लिए सदा घातक है। इन त्रुटियों के अतिरिक्त माओवाद अपने आप में एक महान दर्शन है, और यही कारण है कि चीन की समस्त जनता अपने घुटनों के बल पर बैठकर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। माओ का पार्थिव शरीर चला गया, लेकिन माओवाद चीन और संपूर्ण मानव को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आई होप मेरे इस नोट से आपको एग्जामिनेशन में कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो फाइनेंशियली भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मुझे। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि यूजीसी के नेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो माओ से रिलेटेड जो है सो आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट में ये पूछा गया है कि माओ जो है वो लुशेन शीची से कब मिला था, तो 1917 में मिला था। उसके बाद माओ जो है वो आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट कब बने थे पेकिंग यूनिवर्सिटी में, तो 1918 में बने थे। उसके बाद आपका फर्स्ट कांग्रेस ऑफ सीसीपी में पार्टिसिपेट कब किए थे माओ, तो 1921 में किए थे। और माओ स्टार्टेड हिज हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च, वो अपना लॉन्ग मार्च कब स्टार्ट किए थे, तो 1934 में किए थे। कम्युनिज्म टू एशियाटिक फॉर्म, कम्युनिज्म टू एशियाटिक फॉर्म्स ये कौन अडॉप्ट किया था, तो माओ किए थे। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में, कि कम्युनिज्म टू एशियाटिक फॉर्म कौन अडॉप्ट किए थे, तो माओ किए थे। उसके बाद इनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क, ये भी आपका माओ के द्वारा। उसके बाद लिटिल रेड बुक, इनकी बुक है लिटिल रेड बुक, माओ। उसके बाद एक और इनका कोटेशन है, पॉलिटिक्स इज वार विदाउट ब्लडशेड एंड वार इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड, ये भी आपका माओ के द्वारा बोला गया। और ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी माओ के द्वारा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरे इस
चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला होगा, आपको बहुत कुछ माओवाद के बारे में समझने में फ़ायदा मिला होगा। अगर किसी तरीके का कुछ त्रुटि इसमें रह गया हो या बाय मिस्टेकली मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।